बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा, आपके साथ एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ये 9th में भी मौजूद है और फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है। तकरीबन मिलता जुलता ही मटेरियल है। कोशिश करेंगे कि उसको इस तरह से हम डिस्कस करें कि हमारा 9th वाला जो स्टूडेंट है वो भी उसको समझ सके, उसका भी कॉन्सेप्ट बन जाए और फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है वो भी इसको समझ सके। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा, दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहले तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर मोल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने ये टर्म्स सुनी होगी, जैसे हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि एलिमेंट को उनकी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई भी एलिमेंट होगा उसकी सिंबल लिखी जाती हैं, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस हो, कोई कंपाउंड हो, कोई केमिकल हो जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होते हैं और उनकी एक ख़ास फिक्स रेशो होती है उसके अंदर, तो उन कंपाउंड के अंदर या उन केमिकल्स के अंदर उन एलिमेंट्स की तादाद को, उसकी रेशो को उनकी सिंबल के साथ लिखा जाते हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। मसलन आप देखते हैं जी, अक्सर हम देखते हैं कि वाटर है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है हम उसको इस तरह से लिखते हैं, NaCl है हम इस तरह से लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड है, इसी तरह से पोटाशियम ब्रोमाइड है, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है। ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमें पता है कि ये एलिमेंट मौजूद है। मसलन सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट मौजूद होते हैं। अब वो किस रेशो में मौजूद हैं वो भी साथ लिखी हुई है कि इसके अंदर 1:1 रेशो है, इसके अंदर 2:1 रेशो है, इसके अंदर 1:3 रेशो है, इसके अंदर 1:1 रेशो है, इसके अंदर 2:4 रेशो है। तो इट्स मीन एक केमिकल फार्मूला जो होता है, एक्चुअली वो किसी भी केमिकल का, किसी भी कंपाउंड का, उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको सिंबल्स की मदद से ज़ाहिर करना और उसके अंदर उसकी क्वांटिटी को भी ज़ाहिर करना, एक दूसरे के लिहाज से वो किस रेशो में मौजूद हैं उसको भी ज़ाहिर करना, ये कहलाता है केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला जो होता है उसको हम दो तरह से बात करते हैं, या तो वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा या वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। कोई भी केमिकल आप लेंगे उसका जो, जब भी उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद होंगे तो डेफिनेटली वो कंपाउंड है। ठीक है, 9th में कंपाउंड का टॉपिक इससे पहले दिया गया है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पहले से ही जानते हैं कंपाउंड क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको मिला के चलेंगे कि कंपाउंड वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट हो। मसलन ये सारे कंपाउंड है, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को उनकी सिंबल की मदद से इकट्ठा लिखा जाता है उनकी रेशो के लिहाज से। जो एलिमेंट होता है अकेला वो ऐसे है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सिंबल है, ठीक है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके लिए एक फार्मूला लिखा जाता है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका सिंबल और उनकी जो है रेशो या कंसंट्रेशन जो होती है वो उसके अंदर लिखी हुई होती है। अब इन सब को हम
फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूला, वो केमिकल फार्मूला दो किस्म का होता है, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करते हैं, फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला पे आएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी? किसी भी चीज़ का, ये नाम याद रखें, ये एक तो मॉलिक्यूल का होगा। अब मॉलिक्यूल मीन कोई भी स्पीशीज जो होगी वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज। अब और मॉलिक्यूल हम पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो उसके अंदर एलिमेंट की एक फिक्स रेशो होती है। मसलन हर वो चीज़ जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हो वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, उसको लिखते हुए हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अंदर H2SO4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CH4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह C12H22O11 सुक्रोज जो हम घरों में यूज़ भी करते हैं, चीनी वगैरह, तो ये उसका फार्मूला है। इट्स मीन ये सारे के सारे क्या हैं जी? मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया। मतलब वाटर का ये मॉलिक्यूल होता है, ये H2SO4 का मॉलिक्यूल होता है, मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसे होता है। अब इन सब को अगर आप देखें तो इनके अंदर एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल में जितने एटम, जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उन सब की एक्चुअल तादाद को शो करना वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आप ये कह लें कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी चीज़ के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट मौजूद होते हैं, उनके जो एटम्स की सही वाली तादाद है, असल तादाद, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो है वो शो किए जाएं तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। बड़ा ही सिंपल है कि आप देखें ये सारे मॉलिक्यूल हैं और उसमें एक्चुअल में ऐसा होता है वाटर के अंदर कि एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है और वो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इट्स मीन जब हम दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिखेंगे तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसी तरह H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। एक्चुअल में इतने दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। इसी तरह से इस ग्लूकोज को देखें तो इसमें कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। ये एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल में इतने एटम मौजूद होते हैं, लिहाजा इतने एटम को रिप्रेजेंट करके ये जो फार्मूला बना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। दूसरी जो हमारे पास एक फॉर्म है वो है जी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये ज़्यादा हमने डिस्कस करना है, इससे रिलेटेड आगे कुछ चीज़ें भी आएंगी, उनको भी देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन कैसे करते हैं, फर्स्ट ईयर में ये बाकायदा से एक टॉपिक मौजूद है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या कहता है जी? सिंपलेस्ट रेशो, जैसे ये है ना, ये है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर सिंपलेस्ट रेशो होती है किसके दरमियान? बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट के एटम मौजूद होते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो, सिंपल तरीन रेशो आपस में ले लेनी। कैसे? मसलन इसको अगर आप देखें तो ये बेंजीन, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6, ये C6 है, H12 है, O6 है।
अगर इसकी रेशो ली जाए तो ये 6 है, ये 12 है और ये 6 है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट ले जाएं, मतलब किसी भी नंबर पर इन सब को डिवाइड कर दें। तो सपोज हम 6 पे डिवाइड कर देते हैं सबको, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 1। मतलब ये है कि इनकी सिंपल तरीन रेशो जो होगी ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो 1:1 है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो CH2 ये भी एक फार्मूला ही है जिसके अंदर एलिमेंट्स को उनकी सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये जो एलिमेंट इस के अंदर मौजूद हैं, इन एलिमेंट की सिंपल रेशो शो की गई है, सिंपलेस्ट रेशो शो की गई है, इसलिए इसको हम एम्पीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कहेंगे। आपको समझ आई होगी कि अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हो, जितने उसके अंदर एक्चुअल तादाद होती है उतने हो, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर सिंपलेस्ट रेशो हो एटम के दरमियान, जो एटम उसके अंदर मौजूद होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, तो वो कहलाता है जी एम्पीरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल C6H6 ये बेंजीन है, इसका एम्पीरिकल फार्मूला क्या होगा जी CH, मतलब इनकी जो 6 पे डिवाइड करेंगे 1:1 रेशो आ जाएगी। इसी तरह आपके पास कोई कंपाउंड हो C3H6O3, तो इसका एम्पीरिकल फार्मूला क्या होगा CH2O, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये सिंपलेस्ट रेशो जो होगी एटम्स के दरमियान, जो मुख्तलिफ एलिमेंट के उसके मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, उसको हम एम्पीरिकल फार्मूला कहते हैं। एक और चीज़ याद रखें, मैंने यहाँ पे ना वर्ड मॉलिक्यूल का यूज़ किया है, यहाँ पे वर्ड मैंने कंपाउंड यूज़ किया है। थोड़ा सा यहाँ से आपने ये भी देखना है कि आम तौर पर मॉलिक्यूलर जो चीज़ें होंगी उनके लिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया जाता है और उनके लिए एम्पीरिकल फार्मूला भी लिख दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल हमारे पास मौजूद हैं जो कि मॉलिक्यूलर नहीं है। मिसाल के तौर पर वो आयनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हम ऐसे लिखते हैं, और एक्चुअल में ये होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक सोडियम एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ, बल्कि सोडियम का एक छोटा सा पार्ट भी ले लेना तो उसके अंदर भी कई सोडियम और कई क्लोराइड होते हैं, और ये जुड़े हुए इस तरह से होते हैं कि हर सोडियम दरमियान में होता है, उसके हर साइड पर क्लोरीन मौजूद हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। 6 क्लोरीन उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ऊपर नीचे और चारों साइडों पर। इसी तरह इसके अंदर हर क्लोरीन जो होगा उसके साथ 6 सोडियम जुड़े हुए होंगे, और वो उस छोटे से पीस में भी ये सारा नेटवर्क जो है वो फैला हुआ होता है। तो इट्स मीन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कई सारे सोडियम कई सारे क्लोरीन मिल के एक वो यूनिट सेल हम उसको बोलते हैं वो बना रहा होता है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट बना रहे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उन सारों की तादाद लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उस छोटे से पीस के अंदर उनकी आपस में रेशो क्या बनती है वो निकालते हैं, तो वो 1:1 रेशो निकलती है। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आयन्स होते हैं, ये क्रिस्टल की शक्ल में हमें मिलते हैं, ये आयनिक कंपाउंड के अंदर जो इनका ये फार्मूला लिखा जाता है ये होता ही एम्पीरिकल फार्मूला, बिकॉज ये पहले ही उनके अंदर सिंपलेस्ट रेशो निकाल के लिया गया है। मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल क्या है, मैंने सोडियम क्लोराइड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हर सोडियम के साथ 6 क्लोराइड जुड़े हुए होते हैं। एक क्लोराइड इधर है, एक क्लोराइड इधर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ऐसे ऊपर को क्लोराइड होता है, एक ऐसे नीचे को क्लोराइड लगा हुआ होता है। तो ये 6 क्लोराइड से जुड़ा हुआ। अब हर क्लोराइड भी 6 सोडियम से जुड़ा हुआ था, हर तरफ से उसको सोडियम ने घेरा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तो कई सारे सोडियम और कई सारे क्लोराइड होते हैं जो मिल के एक वो क्रिस्टल बना रहे होते हैं, यूनिट सेल बना रहे होते हैं।
तो उस केस में फिर इनकी आपस में रेशो ली जाती है कि एक पीस हमने लिया, छोटा सा यूनिट सेल लिया और उसके अंदर देखा सोडियम कितने हैं, फॉर एग्जांपल 6 हैं, क्लोराइड कितने हैं, फॉर एग्जांपल 6 है, तो 6 और 6 की जो सिंपलेस्ट रेशो निकाली तो वो 1:1 आती है, इसलिए हम NaCl, एक सोडियम एक क्लोराइड लिख देते हैं। लिहाजा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जो फार्मूला होता है लिखा हुआ, एक्चुअली वो एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है। ये बात याद रखनी है, बड़ा टेक्निकल जो है पॉइंट है। एक तो ये आपको पता चल गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, आयनिक का भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उनका होता है, आयनिक का नहीं होता, क्योंकि उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करने होते हैं। तो एक क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम होते हैं, आयन होते हैं जिनसे वो आयनिक कंपाउंड बना है, तो उनको शो नहीं किया जाता, इसलिए उनके लिए एम्पिरिकल फार्मूला ही लिखा जा सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनके लिए लिखा नहीं जा सकता। अब आते हैं जी, कुछ 2-3 बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए इसके अंदर। वो क्या है, एक तो जो हमारा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि बाज़ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होता है। मतलब ये एक टेक्निकली बात है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसी को आप एम्पिरिकल फार्मूला भी कह सकते हैं। कैसे हम पहचान करेंगे कि वो कौन से हैं? और वो तमाम वो होंगे जिनमें एक तो आप ये कह लें कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर जो एटम मौजूद हैं, जो एलिमेंट मौजूद हैं, किसी भी एलिमेंट का सिर्फ अकेला एटम मौजूद हो। मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल ले लेते हैं जी H2O में, या आप एग्जांपल ले लेते हैं जी C2H6O। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंपाउंड है जी C2H6O। अब अगर आप देखें तो इसमें ये एक ऑक्सीजन मौजूद है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, लेकिन इसके अंदर देखें तो इन दोनों को तो सिंपल किया जा सकता है कि मसलन 2 को इनको 2 पे डिवाइड करें, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये अकेला है, इसको भी किसी 2 पे या किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे, ये जो 1 है इसको आप मज़ीद किसी नंबर पे डिवाइड करेंगे, सिंपल करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक है। और पॉइंट्स में कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल में नहीं हो सकता। एटम या तो उसके अंदर होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि उसके साथ आधा एटम लगा हुआ है या उसके साथ जो है वो एटम का चौथा हिस्सा लगा हुआ है या एटम के 3 हिस्से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही एटम है, या तो वो होगा या नहीं होगा। लिहाजा इस अकेले एटम को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लिहाजा वो तमाम कंपाउंड जिनमें कोई अकेला एक एटम हो, बाकी जितने भी हों, हो सकता है बाकी सिंप्लीफाई किया जा सके, जैसे इसको 2 और 6 को आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। बिकॉज ये अगर करेंगे, डिवाइड करेंगे किसी पे रेशो निकालने के लिए, तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा और पॉइंट्स जो हैं वो फार्मूला में नहीं लिखे जा सकते। इसलिए ये इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। जैसे ये H2SO4 में एक ऑक्सीजन है, एक सल्फ़र है, 2 और 4, इनको तो सिंप्लीफाई किया जा सकता था, सल्फ़र को मज़ीद कम नहीं किया जा सकता, तो इसलिए CH4 में एक कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन है। लिहाजा ये वो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और जिनका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आता है कि जिसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे इस कंपाउंड में देखें तो 12 और 22 को तो किया जा सकता है 2 पे डिवाइड करके,
लेकिन 11 को करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा, और 5.5 इसके अंदर लिखा नहीं जा सकता। इसलिए ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। ठीक हो गया जी, ये आपको आइडिया हो गया होगा। ये कुछ बातें थी मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से और एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से। कुछ चीज़ें हमने इसके साथ डिस्कस करनी है। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया जो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का है, उस पर जाने से पहले थोड़ा सा 2 फार्मूलाज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क होता है, क्या रिलेशन क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ इट रिलेट विद एम्पिरिकल फार्मूला, या वो पूछ ले कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, हाउ इट रिलेट विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आपस में इनका रिलेशन क्या है, किस तरह से हम इनको रिलेट करते हैं। तो याद रखें मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, कि जब हम इस एम्पिरिकल फार्मूला को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो फार्मूला किस चीज़ का है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता कि नंबर क्या है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आता है। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज के केस में हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O, यही वाला, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसके साथ नंबर क्या है, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते। जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी 12, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। लिहाजा अब ये क्या बन गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से निकाला जा सकता है अगर हमें n की वैल्यू पता हो। n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, या मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो है वो n की वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 12 6 था, n की वैल्यू 6 है, उस पर डिवाइड किया तो 1 to 1 आया और 1 to 1 ऐसे लिखा, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। एक तो ये कि ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला लेना और मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बनाना, इस फार्मूला को, इस रिलेशन को रीअरेंज करके किया जा सकता है। दूसरा, n की वैल्यू बाद दफ़ा हमें डायरेक्ट मिल जाती है अगर हमें 2 चीज़ें पता हों। फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला दिया गया है, क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। इनको आप डिवाइड करें तो इससे आप जो है वो n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बेंजीन की ले लें बात, बेंजीन हमारे पास C6H6 होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम निकालें तो वो 78 होता है। कार्बन 6 है, 12 एक का होता है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72 प्लस 6 हाइड्रोजन है, 72 प्लस 6 जो है वो 78 हो गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला का मैस क्या है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस 78। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस जो इसके एम्पिरिकल फार्मूला से निकलेगा, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH, और CH में कार्बन कितना है 12 है, हाइड्रोजन कितना है 1, टोटल कितना हो गया 13। तो इट्स मीन इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस है 13, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। मतलब ये हुआ कि बेंजीन के केस में भी n की वैल्यू क्या थी 6 थी। इसी तरह से अगर आप ग्लूकोज का निकालना चाहें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर लिखेंगे, ये 180 होता है, और उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मैस है वो नीचे लिखेंगे, वो कितना होता है 16 और 2 18 और 12 30,
30 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी आंसर 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसके लिए भी n की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी और बेंजीन के लिए भी n की वैल्यू 6 है। तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास ये दो चीज़ें मौजूद हों, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ मौजूद हो उस चीज़ का, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद हो, तो उनके मैथ्स को यूज़ करते हुए आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और n की वैल्यू से आप आगे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इस फार्मूलाज को, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल। थोड़ा सिंपली आपको बता देता हूँ, आगे इसको हम टेक्निकली देखेंगे कि ये क्या है मोल। आप ये समझ लें जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ की तादाद बतानी हो, या आप एक वर्ड यूज़ करते हैं दर्जन। दर्जन, आपको आइडिया होगा जी दर्जन क्या है। दर्जन 12 कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई फ्रूट हो सकता है, वो कोई चीज़, कोई भी चीज़। जब हम ये कहेंगे ना कि एक दर्जन है वो चीज़, तो हमें समझ आ जाएगी कि एक दर्जन का मतलब 12 है, मतलब वो फिक्स है। इसी तरह से मोल भी एक फिक्स क्वांटिटी है, उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर उतने पार्टिकल हों तो हम कहते हैं जी ये एक मोल है। जैसे हम 12 पार्टिकल हों तो हम कह देते हैं जी एक दर्जन है, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ वो जिस मर्जी नेचर में हो, अगर उसके पार्टिकल्स की तादाद वो मखसूस है, जिसको आगे जाके हम पढ़ेंगे भी एवोगैड्रोस नंबर, अगर उतने पार्टिकल हों 6.02 × 10⁻23, तो इसका मतलब ये है कि वो एक मोल है कोई चीज़। लेकिन ये बड़ी समराइज करके मैंने ओवरऑल आपको बता दी है। हम इसको थोड़ा टेक्निकली उस कॉन्सेप्ट तक जाते हैं कि ये मोल समझेंगे हम इसको कैसे, और इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, किस तरह से हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आप जानते हैं, हम ये बारहा मुख्तलिफ लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट जो हमारा होता है वो मैटर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। जो भी मैटर हमारा होगा वो एलिमेंट से बना हुआ होता है। 118 एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं और उनमें से कोई 2, 4, 5 अकेला भी हो सकता है जिससे हमारा मैटर बना है, वो मैटर की जो मर्जी किस्म। अब अगर हम मैटर की, एलिमेंट की इस मैटर के अंदर एग्जिस्टेंस को देखें कि इसका वजूद किस शक्ल में होता है, तो इसकी 4 मुख्तलिफ किस्में हैं। 4 किस्मों में हम मैटर को डिस्कस करते हैं। पहली किस्म है जी एटम, कि वो मटेरियल हमारे इर्द गिर्द एटम की शक्ल में भी हो सकता है, जिसमें एटम आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसे डायमंड है, उसके अंदर कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, डायमंड बना हुआ है। ग्रेफाइट है, सोडियम का एक पीस ले लें, सोडियम एटम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का पीस ले लें, एल्यूमिनियम एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो मटेरियल आपका जो है वो या तो एटम की शक्ल में हो सकता है, ये एलिमेंट अगर वो अकेला है, अपने जैसे किसी एटम से जुड़ा हुआ या आज़ाद है, तो वो एलिमेंट एटम कहलाता है। उसकी डेफिनेशन हम बात कर चुके हैं शुरू में कि एटम होता क्या है। या वो किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। अब मॉलिक्यूल भी एक प्रॉपर टर्म है, डेफिनेशन है कि ऐसा पार्टिकल वो एक एटम से बना हुआ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम का बना हुआ भी हो सकता है। वो एक ही किस्म के एटम का बना हुआ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा किस्म का एटम का बना हुआ भी हो सकता है। इस पर भी डिटेल वीडियो एक आ चुकी है कि मॉलिक्यूल जो है वो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक होते हैं, या बहुत सारे एटम मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, या उनकी टाइप के लिहाज से होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक होते हैं। और इसमें काफ़ी सारे के सारे मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में आएंगे। आपका वो एलिमेंट मॉलिक्यूल की शक्ल में भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो या अकेला हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एक पार्टिकल की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता हो, तो वो मॉलिक्यूल है। तीसरी फॉर्म है जी आयन।
या वो आयन की शक्ल में होगा। और आयन की डेफिनेशन भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि आयन क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो कैटाइन भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज वाला, या एनाइन भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, वो चार्ज हो वो चाहे रेडिकल की शक्ल में हो, एक एटम का, एक से ज़्यादा एटम का, जैसे मॉलिक्यूलर आयन भी इसमें आ सकता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है तो वो आयन नहीं है। अब तीसरी चीज जो है वो है, आप फार्मूला यूनिट कह लें, या इसको मैं क्रिस्टल कह सकता हूं, या इसको और ज़्यादा इजी समझने के लिए हम कह दें जी कोई साल्ट है। अब मटेरियल हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो वो इसी की फॉर्म में ही होगा, या वो एटम की शक्ल में होगा। ठीक है, जैसे हम मेटल, हमारे इर्द गिर्द कोई मेटल, प्योर मेटल्स की चीज़ें होंगी तो उनमें एटम होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, या वो मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा। ये जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। आयन्स जो होते हैं, आयन्स सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, जब आयन की फॉर्म में होगा। जहाँ ये जो प्लाज्मा होता है, जितना भी प्लाज्मा है उसके अंदर आयन्स मौजूद होते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो भी इसमें आ जाएगा, और या वो फार्मूला यूनिट की शक्ल में। मैं इसकी एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से दे देता हूँ कि जैसे कार्बन एटम भी हो सकता है, वही कार्बन, एक एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन, ठीक है, इस फॉर्म में हो तो वो एटम है। अगर वही कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ मिल गया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी कार्बन के ऊपर कोई चार्ज आ गया है, या प्लस है या नेगेटिव है, तो वो क्या होगा, आयन बन जाएगा। और वही कार्बन जब किसी कंपाउंड के अंदर होगा, मसलन सोडियम कार्बोनेट आप ले लेते हैं Na2CO3, तो इसके अंदर वही कार्बन ही मौजूद है, लेकिन अब वो साल्ट की शक्ल में मौजूद है, क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद होगा, यहाँ पे आयन की शक्ल में है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की शक्ल में है, यहाँ पे एटम की शक्ल में। एलिमेंट है, और ये जो टर्म्स हैं ये उनकी एग्जिस्टेंस की बिना पर है, उसके वजूद की बिना पर ये टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसको ज़्यादा इजीली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान है, एक जनरल टर्म है इंसान, ये एलिमेंट एक जनरल टर्म है, लेकिन उसका वजूद किसी न किसी फॉर्म में होगा। अगर हम जेंडर के लिहाज से देखें तो हम कहते हैं जी मर्द है या औरत है, इनमें होगा। ठीक है, या अगर हम एज के लिहाज से देखें, बच्चा है या जवान है या बूढ़ा है, तो अगर हम किसी भी एज में उसकी बात कर रहे हैं तो वो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो उसका वजूद है। मसलन जवान, तो जवानी की एक डेफिनेशन है कि उसकी एज यहाँ से यहाँ तक हो तो हम कहते हैं जवान, लेकिन उसके लिए इंसान भी होना चाहिए। हम कहते हैं जी वो ऐसा इंसान है जिसकी एज इस रेंज में हो तो वो जवान है। अगर वो इंसान ऐसा है जिसकी एज इस रेंज में हो तो वो बच्चा है। अगर एज इंसान है उसकी एज इस रेंज में हो तो वो बूढ़ा है। तो हर एक की आगे एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन है। अगर वो पूरा उतर रहा है तो वही एलिमेंट जो होता है वो उस एग्जिस्टेंस के लिहाज से उसको फिर नाम दिया जाता है। मसलन एलिमेंट एटम भी होता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल भी होता है, एलिमेंट आयन भी होता है, एलिमेंट फार्मूला यूनिट भी होता है। ये सारी चीज़ें उसकी एग्जिस्टेंस की बिना पर एक प्रॉपर टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की गई हैं, और जिसकी बिना पर ये टर्म्स जो है वो अपनी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स को बता रही होती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, आप देखिए, एटम को आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, एटम एलिमेंट कहा जा सकता है। इसी तरह मॉलिक्यूल को एटम नहीं कह सकते, आयन नहीं कह सकते, फार्मूला यूनिट नहीं कह सकते। ये सारी टर्म्स अपने लिहाज से इनफरादी अपनी करैक्टरिस्टिक्स रखती हैं, अपनी अपनी उनकी डेफिनेशन है, लेकिन सारी की सारी बनी हुई किससे होती हैं, एलिमेंट की, या एलिमेंट का वजूद होता है जो इस फॉर्म में होता है। अब चूँकि हमारे पास मटीरियल या मैटर ये सारा है, तो इसमें इनके जो मैस होते हैं उनके लिए ख़ास टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा ऐसे कह लें कि जो तादाद पहले कर लेते, अगर हम इनकी तादाद लें 6.02 × 10⁻23,
एटम्स। याद रखें, चूंकि ये चीज़ एटम की शक्ल में है तो हम इसके एटम्स की बात करेंगे। अगर इसके पार्टिकल की बात करें 6.02 इंटू 10⁻23 तो ये होंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम इसके आइंस ले लेते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 और ये हैं आइन, और ये अगर 6.02 इंटू 10⁻23 ये होंगे फार्मूला यूनिट। ये चूंकि ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं तो उसमें एक यूनिट हम निकाल लेते हैं कि उस ओवरऑल यूनिट का फार्मूला क्या है, तो वो एक फार्मूला यूनिट कहलाता है। और कितने फार्मूला यूनिट हो, इतने। अब देखें, ये वो तादाद है, जैसे मैंने कहा था ना 12 हो तो 1 मोल है, इतनी तादाद इन एटम की हो और उनका वजन किया जाए तो वो एटॉमिक मैस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मैस के। मसलन अगर यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं और कार्बन के हम इतने एटम ले लें तो कार्बन का एटॉमिक मैस क्या होता है? 12 ग्राम। ये और बात है, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, वैसे ये 12 AMU होता है एक एटम का मैस, लेकिन इतने एटम हो तो उनका जो मैस होता है वो इतने ग्राम बनता है। क्लियर होगी बात? इसका जो मैस होगा वो मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। क्या कहलाएगा जी? मॉलिक्यूलर मैस। क्यों मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल का मैस है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो इसके मॉलिक्यूल का जो मैस है वो 44 ग्राम आता है। 12 कार्बन का और 16 होता है एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है तो 12 + 32 हो जाएगा, ये 44 हो गया। इट्स मीन अब यहाँ पे इसके जो मैस है वो 44 ग्राम है। इतने मॉलिक्यूल अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हों तो वो इतने ग्राम होता है और वो उसका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मैस। एक और चीज़ याद रखें, अगर इतने ग्राम आयन ले लें, कार्बन के ले या किसी और चीज़ के, कोई भी एलिमेंट हो, कार्बन के ही अगर आप ले लेते हैं, या आप इसको आसानी से समझने के लिए आमतौर पे कार्बन हमें आयनिक फॉर्म में नहीं मिलता तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम आयन ले लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम का आयनिक मैस होगा, आयन का मैस आयनिक मैस, मॉलिक्यूल का मैस मॉलिक्यूलर मैस, एटम का मैस एटॉमिक मैस। अब ये आयनिक मैस कितना होगा जी इसका? अगर इतने आयन लिए जाएं सोडियम के, ये याद रखिए ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ ये इनके लिहाज से बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो उसका और होगा, ऑक्सीजन है तो उसका और होगा, नाइट्रोजन है उसका और होगा, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल वेरी करेंगे तो उनका मैस भी डिफरेंट होता जाएगा। तो इस तरह सोडियम का जो होता है वो 23 ग्राम्स होता है। मतलब ये हुआ कि सोडियम के अगर इतने आयन्स लिए जाएं तो ये होगा, उसका मैस देखा जाए तो वो कहलाएगा आयनिक मैस, और उसका वज़न किया तो वो इतने ग्राम था। अब बात करते हैं लास्ट वन जो हमारे पास है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की बजाय अब ज़्यादा इजीली जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, आप सोडियम क्लोराइड ही ले लें। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मैस होता है 23 इसका, 35.5 इसका, तो ये बन जाता है जी 58.5 ग्राम, और इसका मैस कहलाएगा क्या? फार्मूला यूनिट मैस। क्लियर हो गई ये बात? अब हमें आइडिया हो गया कि हर एक के मैस को हम एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं। एटम के मैस को एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल के मैस को मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक में कोई चीज़ हो तो उसका मैस आयनिक मैस कहलाता है, अगर क्रिस्टल की फॉर्म में कोई चीज़ हो, साल्ट की फॉर्म में हो तो उसका मैस कहलाता है फार्मूला मैस या फार्मूला यूनिट मैस। अब इन सब के लिए एक जनरल टर्म इस्तेमाल होती है, वो क्या है? मोलर मैस।
मोलर मास क्यों कहते हैं उसकी तरफ भी हम आते हैं। अब देखें, इतने एटम हो किसी भी एलिमेंट के और वो एटॉमिक फॉर्म में हो, या इतने ग्राम हो, ये आपस में लिंक्ड है, इतने ग्राम होंगे तो इतने एटम होंगे, इतने एटम होंगे तो इतने ग्राम होंगे। इसके केस में, हाइड्रोजन के केस में वो मैस अलग आएगा, नाइट्रोजन के केस में अलग आएगा। मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ के इतने एटम लिए जाएं और या उसके उतने ग्राम लिए जाएं जितना उसका एटॉमिक मास होगा। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो वो डिफरेंट वैल्यू आएगी, नाइट्रोजन का डिफरेंट है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। अगर उतने ग्राम लिए जाएं तो इस क्वांटिटी को, इस मिकदार को हम कहते हैं 1 ग्राम एटम। क्या बोलेंगे जी? ग्राम एटम। ये एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल होती है। 1 दर्जन, जैसे आपने अभी बात की थी, हमने डिस्कस किया था कि 1 ग्राम एटम कितना होता है कि जिसका वज़न देखें तो एटॉमिक मास के बराबर हो, और जिसमें एटम की तादाद देखें तो वो 6.02 × 10⁻23 की होगी। और ये होगा किसका कि उसमें एटम जो होंगे वो एलिमेंट एटम की शक्ल में होगा, एटम की नेचर में होगा। अब देखें, अगर हम इसको लेते हैं कि किसी भी चीज़ के इतने मॉलिक्यूल हों तो उसका वज़न कितना होता है? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास हो। मॉलिक्यूलर मास 44 है तो 44 ग्राम बनेगा। अगर वाटर है तो 18 ग्राम बन जाएगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो जितने उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ग्राम लिया जाए तो उसमें मॉलिक्यूल इतने होंगे, क्योंकि अब इसके पार्टिकल्स की तादाद पता चल रही, इसमें मॉलिक्यूल इतने होंगे और ये नंबर जो होगा ये कहलाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब आप ये स्पेसिफाई होते जाएंगे कि हम ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल की टर्म किस किस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम एटम के इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ हमारे पास एलिमेंट की शक्ल में, एटम की शक्ल में होगी। ग्राम मॉलिक्यूल तब यूज़ करेंगे जब वो एलिमेंट हमारे पास मॉलिक्यूल की शक्ल में होगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि अगर किसी चीज़ के इतने आयन हो, उसका मैस, आयनिक मैस होता है, अगर उतने ग्राम लिए जाएं जितना उसका आयनिक मैस होता है, या इतने पार्टिकल लिए जाएं तो वो कहलाता है 1 ग्राम आयन। ये याद रखें, मैं चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक सारा कॉन्सेप्ट आप समझ सकें कि ये क्या होता है। अब 1 ग्राम एटम जो होता है, 1 ग्राम आयन कितना होगा? जितना उसका आयनिक मास है। ठीक है। और तीसरा, ये लास्ट वन है कि 1 ग्राम फार्मूला, ये कितना होगा? उसका वज़न कितना होगा? जितना उसका फार्मूला मास है या फार्मूला यूनिट मास है। अब याद रखें, ये जो टर्म्स हैं, 1 ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन या ग्राम फार्मूला, इनके लिए एक जनरल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मोल भी कह सकते हैं और इसको ग्राम मोल भी कहते हैं। मोल कह लें या ग्राम मोल कह लें। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी चीज़ का अगर पार्टिकल, वो पार्टिकल आप देखें, इसके अंदर आप एटम की बात नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप देखें इसके मॉलिक्यूल इतने हैं। अगर एटम देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के। तो इसमें एटम की तादाद इससे 3 गुना हो जाएगी, इसलिए इनको मिक्सअप हम नहीं कर सकते। इसके लिए एटॉमिक मास अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम एटॉमिक मास नहीं कह सकते, इसको हम एटॉमिक मास नहीं कह सकते, इसको हम एटॉमिक मास नहीं कह सकते। इसी तरह इनको, इसमें से किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ हम मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इन सब के लिए एक जनरल टर्म ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्या है? मोलर मास। एटॉमिक मास को मोलर मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी कह सकते हैं, आयनिक और फार्मूला मास को भी मोलर मास कह सकते हैं। ये मोलर मास का वर्ड मोल से निकला है बिकॉज ये यूनिट मास होता है। एक
ग्राम एटम का या एक मोल का, और एक मोल कितना होता है, जितना उसका एटॉमिक मास हो। एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, जितने 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि आप एक मोल या इससे आप डिफाइन करें आप, तो आप एक ग्राम एटम या एक ग्राम मोल को कैसे डिफाइन करेंगे कि हम ये कहेंगे कि व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, डेफिनेटली वो क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड 1 ग्राम एटम या 1 मोल। ये इसी तरह से डेफिनेशन दी हुई है। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी हुई है कि 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज़ कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल या 1 ग्राम मोल। ठीक है, इसी तरह व्हेन आयनिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज़ कॉल्ड 1 ग्राम आइन या 1 मोल या 1 ग्राम मोल। इसी तरह इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये चारों की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, चारों ये मैथ्स के साथ रिलेट करके। अब हमने एक फार्मूला बनाना है किसी भी चीज़ का। आप देखें, इसके 12 ग्राम हो तो इसके कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल बन रहे हैं। क्लियर होगी बात। अगर इसके 24 ग्राम होंगे तो कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। मोलर मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिकॉज 1 मोल का जब हमें पता हो कि 12 ग्राम है, तो 2 का पता हो तो उससे डबल हो जाएंगे, 3 का पता हो उससे ट्रिपल हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि 1 को यूज़ करते हुए जितने भी मोल उसके होंगे हम उनकी तादाद मालूम कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। इससे मैं एक फार्मूला बनाता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें और फिर हम उससे आगे चलेंगे। किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स या इसके लिहाज से मैं देखूँ तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसके निकालने हों तो कैसे निकालेंगे। किसी चीज़ के ग्राम एटम्स की तादाद निकालनी हो कि कितने हैं, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे जी उसका मास इन ग्राम्स कितना है, वो ऊपर लेंगे। नीचे क्या लेंगे, एटॉमिक मास। ये फार्मूला पहले समझ लें, फिर हम इस फार्मूले को आगे मज़ीद एक्सपैंड करेंगे। इन वैल्यूज़ पे इस फार्मूले को पुट करके देखें ज़रा आंसर क्या आता है। मसलन नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या है कि कितने होंगे, मैस इन ग्राम। हम कहते हैं जी 12 ग्राम कोई चीज़ है, उसके बताएं ग्राम एटम कितने होंगे। तो हमने क्या किया, 12 ग्राम ऊपर लिखा, नीचे एटम की शक्ल में कोई चीज़ है, अगर वो कार्बन है तो हम उस कार्बन का एटॉमिक मास नीचे लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप 24 ग्राम कार्बन का ग्राम एटम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपको पता है 12 ग्राम का 1 होता है ना, ठीक है। 24 ग्राम का कितना होगा, 12 पे डिवाइड कर देंगे। 36 का कितना होगा, 12 पे डिवाइड करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 का कितना होगा, 1 ग्राम का, चूंकि 1 ग्राम एटम जो होता है वो 12 ग्राम है, तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा। इट्स मीन जितने मर्जी ग्राम दिए गए हों, कोई भी एटम, आपको सोडियम दे दिया जाए, हाइड्रोजन दे दिया जाए, ऑक्सीजन दे दिया जाए, नाइट्रोजन दे दिया जाए और कहा जाए जी इसके 100 ग्राम है, इसके 500 ग्राम है, इसका 1 किलो है, 2 किलो है, बताएं जी इसके ग्राम एटम कितने होंगे या मोल कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो ग्राम में वैल्यू दी हुई है वो ऊपर लिखेंगे, जो उसका एटॉमिक मास होगा, ज़ाहिर है वो हाइड्रोजन है तो उसका 1 होगा, ऑक्सीजन है तो 16 होगा, नाइट्रोजन है तो 14 होगा, कार्बन है तो 12 होगा, जितना भी उसका एटॉमिक मास हो उस पर उसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब यही फार्मूला अगर आप इसके लिए बनाएं, क्या बना सकते हैं जी, बना के देखते हैं। यहाँ पे ग्राम एटम मालूम किए, यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल के लिए हम क्या कहेंगे जी, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल किसके इक्वल होंगे,
ऊपर हुई मैस इन ग्राम। अब कोई चीज़ मॉलिक्यूलर होगी और उसका मैस बताया गया होगा कि इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इतने ग्राम पानी है, 500 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी है। ठीक है, आप बताएं जी उसके ग्राम मॉलिक्यूल कितने होंगे या मोल कितने होंगे। मोल पे अभी हम आते हैं, पहले हम स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल कर लें। अब चूंकि ये चीज़ मॉलिक्यूलर है तो लिहाजा नीचे उसका मॉलिक्यूलर मैस आएगा। ये एक फार्मूला इसके लिए यूज होगा। किसके लिए? जब आपके पास कोई चीज़ मॉलिक्यूल वाली हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है, ग्लूकोज है, तो उनका अगर आपको कोई कहता है कि इतने ग्राम ये है, बताएं उसके ग्राम मॉलिक्यूल कितने होंगे या मोल कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे? उस ग्राम में दी हुई वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और उसके मॉलिक्यूलर मैस को नीचे लिखेंगे। उससे आपके पास जो है वो उसका नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब थोड़ा सा इसका भी इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम आइन ऊपर आएगा, मैस इन ग्राम नीचे आ जाएगा आयनिक मैस। ये भी फार्मूला बुक में दिया गया है। इसका क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला कितने आएंगे? ऊपर आएगा मैस इन ग्राम और नीचे क्या आएगा? आयनिक मैस। चारों चीज़ों को आप उसी फॉर्म में ले जा सकते हैं। ये मैंने हर एक के लिए मखसूस कर दिया। अब आपको याद होगा ग्राम एटम को, ग्राम मॉलिक्यूल को, ग्राम आइन को, ग्राम फार्मूला को ओवरऑल हम क्या कहते हैं? मोल। तो यहाँ से हम मोल का फार्मूला भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर को एक्सपेंड करता हूँ, थोड़ा सा हमें समझने में आसानी आएगी। क्या है जी फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स। ये एक फार्मूला है। आगे क्या आता है? मैस इन ग्राम। इसमें भी मैस इन ग्राम है, इसमें भी मैस इन ग्राम है, इसमें भी मैस इन ग्राम होगा, इसमें भी मैस इन ग्राम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैस इन ग्राम्स। नीचे क्या आएगा? अब अगर ये हो तो उसका तो एटॉमिक मैस आता है, ये हो तो इसका मॉलिक्यूलर मैस होता है, ये हो तो इसका आयनिक मैस आएगा, ये है सॉरी ये है तो ये आयनिक मैस और ये है तो इसका फार्मूला मैस। अब हर एक को अलग अलग तो वो है, तो हम सब के लिए एक जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं मोलर मैस। एक्चुअली मोलर मैस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोलर मैस जो होता है वो एटॉमिक मैस भी होता है, वो मॉलिक्यूलर मैस भी होता है, वो आयनिक मैस भी होता है और वो फार्मूला मैस भी होता है। तो इस फार्मूला के तहत कोई भी चीज़, चाहे वो एटम वाली हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, फार्मूला हो, उसका मैस दिया गया हो, आपको बताया जाए जी इतने ग्राम वो चीज़ है, तो बताएं उसके मोल्स कितने हैं। तो आप क्या करेंगे? ऊपर उसका मैस लिखेंगे, नीचे जो चीज़ का नाम बताया होगा उसका मोलर मैस निकाल लेंगे, वो मोलर मैस नीचे लिखेंगे, मोल आ जाएंगे। बड़ा ही सिंपल है। इस फार्मूले को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन चारों फार्मूलाज पर। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स की बजाय अगर हम लिखें नंबर ऑफ ग्राम एटम, बिकॉज मोल या ग्राम एटम या ग्राम मोल एक ही बात है, तो लिहाजा ग्राम एटम भी लिखा जा सकता है। लिहाजा ग्राम एटम लिखेंगे तो इसके ऊपर फिर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे अगर ग्राम एटम आता है, मैस इन ग्राम तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे चूँकि ग्राम एटम है, एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज़ है, लिहाजा यहाँ पर फिर मोलर मैस की बजाय एटॉमिक मैस लिख देंगे तो वो मखसूस हो जाएगा। मसलन आप जैसे ये कहते हैं कि एक इंसान है, वो ऐसा होता है, तो इंसान की बजाय आप किसी बंदे का नाम ले लेते हैं कि फ़लाँ शाहिद है, फ़लाँ जो है वो आज़म है, वो ऐसा है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि अब वो जो बात आप कर रहे हैं वो उसके लिए मखसूस कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंसान की बात करेंगे तो आप जनरली वो भी उसमें शामिल होगा, उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला जनरल है जिसमें ये सारे अप्लाई होते हैं, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, आयन भी और फार्मूला यूनिट भी। मसलन ये नंबर ऑफ ग्राम एटम हो तो मैस इन ग्राम, नीचे एटॉमिक मैस। अगर ये नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल हो
तो मैस इन ग्राम नीचे मॉलिक्यूलर मैस। अगर ये नंबर ऑफ ग्राम आइन हो तो मैस इन ग्राम नीचे आयनिक मैस। अगर ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हो, फार्मूला यूनिट या नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला हो तो मैस इन ग्राम नीचे फार्मूला मैस आ जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल है इसकी, जैसे आपको एक एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है जी। 10-3 मोल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें आपको मैं बता दूं ताकि आप उसको समझ सकें कि ये 3 टर्म्स हैं, एक मोलर मैस, एक मैस इन ग्राम, एक मोल्स। इन 3 में से 2 फॉर्म, अगर 2 वैल्यूज़ आपको पता हो तो तीसरी आप कैलकुलेट कर लें। ये पता हो तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। इस फार्मूला को रीअरेंज भी किया जा सकता है कि आप मैस इन ग्राम निकालना चाहते हैं किसी चीज़ के, आपको वो बता देता है जी 5 मोल हैं और ये चीज़ें बताएं उसके अंदर ग्राम कितने होंगे, तो आप ये कैलकुलेट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर इस फार्मूला को रीअरेंज करें तो क्या आएगा, मैस इन ग्राम मालूम करना है तो मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो ये एक फार्मूला आ जाएगा जिसमें आप मैस इन ग्राम मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास मोल्स की तादाद मौजूद हो और मोलर मैस उसका पता हो। जैसे एक एग्जांपल है 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इसके जी बताएं ग्राम कितने हैं। तो आपको पता है इस फार्मूला के अंदर आपने मैस इन ग्राम मालूम करना है, मैस मालूम करना है, तो मोल्स हैं 10⁻³ मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मैस निकालें तो 64, 32 और 24, तो ये हो जाएगा 120 इस ग्राम होता है, इसका मोलर मैस निकल आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 ग्राम जो है इसका मैस आ जाएगा। मतलब इतने मोल अगर मैग्नीशियम सल्फेट हो तो उसके जो ग्राम होंगे वो इतने बनेंगे 0.12 ग्राम। इसी तरह आपके पास पानी हो, 10 ग्राम पानी है जी, उसके मोल बनाए तो आप क्या करेंगे 10/18, बिकॉज फार्मूला जो है मैस जो है उसका मॉलिक्यूलर मैस पानी का वो 18 होता है। इसी तरह से कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे ये यूज़ होना है, इसको इसी तरह से आपने याद रख लेना है। किसी भी चीज़ के मोल मालूम करने हो तो उसका जो मैस होता है उसको मोलर मैस पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे स्पेसिफिक होके पूछे तो आप इसको इस तरह की फॉर्म में जो है वो ले जा भी सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपने उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद बतानी है तो याद रखें इससे आपको पता चलता है मोल्स की तादाद। किससे क्या पता चलता है जी? मोल्स की तादाद। तो अगर 1 मोल हो तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होंगी तो 1 मोल बनेगा ना। देखें मोलर मैस कितना है कार्बन का 12, ऊपर भी 12 हो तो फिर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगी, आंसर 1 आ जाएगा और 1 क्या निकलेगा, मोल। इट्स मीन 1 मोल के लिए जितना मोलर मैस होता है उतने ग्राम होता है। वही बात जो शुरू में की कि जितना उसका एटॉमिक मैस या मोलर मैस होगा उतने ग्राम लिए जाएं तो वो 1 मोल बनता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मोल में पार्टिकल कितने, ये। अब इसके अंदर पार्टिकल मालूम करने हो, 1 मोल के लिए इतने हैं तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Na को। इसको बोलते हैं Na, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है जी, एवोगैड्रो नंबर जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एवोगैड्रो नंबर ये बताता है कि 1 मोल कोई चीज़ हो या 1 ग्राम एटम हो, उसका वज़न इतना होता है जितना उसका एटॉमिक मैस है, उसमें एटम इतने होते हैं और ये एटम की तादाद एवोगैड्रो नंबर। मतलब ये हुआ कि 1 मोल में इतने एटम है अगर वो चीज़ एटम वाली है। अगर वो चीज़ मॉलिक्यूल वाली है तो उसके 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर वो चीज़ आयनिक शक्ल में है तो उसके 1 मोल में इतने आयन होंगे। अगर वो फार्मूला क्रिस्टल की शक्ल में है तो उसके 1 मोल में इतने फार्मूला यूनिट होंगे। तो हमें आइडिया मिलता है यहाँ से कि 1 मोल में इतने होंगे Na,
2 मोल में कितने होंगे, इसको डबल कर देंगे। 3 मोल में कितने होंगे, उससे 3 गुना कर देंगे। तो इट्स मीन नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ये साथ ही, अदरवाइज ये फिर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आना कि वो कैसे बात की गई उसकी। थोड़ा सा मैं इसी फार्मूला को एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ ताकि हमारे लिए उस पार्टिकल को भी समझना आसान हो जाए। किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं जी, उसके 1 मोल के अंदर वो हैं जी 6 Na कर लेते हैं तो ये बन जाएगा उसके पार्टिकल Na ही होंगे। आपको ये पता है, ये रिलेशन हमें बता रहा है कि 1 मोल में कितने होते हैं जी Na। अगर 2 मोल होंगे तो 2Na हो जाएगा। मतलब इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी चीज़ के 3 मोल्स होंगे तो उसको 3 को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पार्टिकल की तादाद 3Na हो जाएगी। अब याद रखें, एक तो हम किसी भी चीज़ के पार्टिकल जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें मोल्स की तादाद पता होनी चाहिए। अगर हमें मोल पता हो तो मोल के साथ हम एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके पार्टिकल मालूम कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें वो मोल बताते ही नहीं। जैसे वो कहते हैं जी पानी के 10 ग्राम में बताएं जी मालिक्यूल कितने हैं। अब आपको पता है पानी मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका वज़न उसने दे दिया 10 ग्राम। अब आप क्या करते हैं, आपके पास तो मोल होने चाहिए, मोल होंगे तो आप Na से मल्टीप्लाई करके वो निकाल सकेंगे पार्टिकल। तो आप क्या करते हैं, पहले उस 10 ग्राम के मोल्स बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 10, जो कि क्या आएगा मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी मदद से आप पहले उसके मोल मालूम कर लें, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद पता चल जाएगी। लेकिन हम इसको अलग करने की बजाय क्यों ना हम इसी फार्मूला को ही रीअरेंज कर लें। मतलब मोल यहाँ पे है ना, जितने मोल्स हों उसको ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो जितने मोल्स हैं वो डायरेक्ट मोल्स लिखने की बजाय हम यहाँ पे मोल्स का फार्मूला ही लिख देते हैं। वो क्या है कि अगर हम ऐसे लिखें कि मोल्स किसी के कैलकुलेट करने हैं वो इस फार्मूला से होते हैं, तो ये होगा मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय Na। अगर ये हम करेंगे तो इससे हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, कि इसके अंदर उस चीज़ के पार्टिकल कितने हैं। अब याद रखें, इतना हिस्सा में क्या बताता है मोल्स की तादाद, और ये बताता है Na। मसलन 1 मोल हो तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर 1 होगा ना, क्योंकि इस हिस्से ने मोल बताने हैं। और अगर 1 मोल है तो ये हिस्सा 1, और 1 को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na ही रहेगा। इसका मतलब यही बात वेरीफाई हो गई कि 1 मोल जो होता है उसके अंदर इतने एटम होते हैं और वो Na है। ठीक है, अब याद रखें कि ये फार्मूला भी मैंने जनरल कर दिया है जैसे ये है, और इस फार्मूला को हर एक के लिए आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमने बात की ना नंबर ऑफ ग्राम एटम की। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम वाला फार्मूला लिखा जाए तो यहाँ पे एटम पार्टिकल जो होंगे वो एटम होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास 4 किस्म का मटेरियल अभी हमने बात की थी, या तो एटम होते हैं, या मॉलिक्यूल होते हैं, या आयन होते हैं, या क्रिस्टल होते हैं। हम अभी पीछे बात कर चुके हैं। अब उसी के पार्टिकल्स की तादाद होगी, हमेशा इस फार्मूला से निकलेगी। अब अगर आपके पास कोई चीज़ एटम की शक्ल में है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम। याद रखें, इसी तरह से नंबर ऑफ एटम जब लिखेंगे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम लिखेंगे तो मैस इन ग्राम नीचे क्या आएगा, एटॉमिक मैस। बिकॉज जब इधर एटम हो जाएंगे तो यहाँ एटॉमिक मैस। अगर यहाँ पे आप किसी चीज़ के मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैस इन ग्राम ऊपर नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मैस।
इसी तरह नंबर ऑफ आइंस होंगे, ऊपर मैस इन ग्राम, नीचे आएगा आयनिक मैस, एन से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, ऊपर मैस इन ग्राम, नीचे फार्मूला मैस मल्टीप्लाइड बाय एन, तो उसके फार्मूला यूनिट आ जाएंगे। अब आपको इससे ये पता चलेगा कि वो जो चीज़ हमें दी गई है वो आयनिक की शक्ल में है तो उसमें से आइंस की तादाद पता चलेगी, वो एटम की शक्ल में है तो एटम की तादाद पता चलेगी, वो मॉलिक्यूल की शक्ल में है तो मॉलिक्यूल की तादाद पता चलेगी, अगर वो फार्मूला क्रिस्टल की शक्ल में है तो उसके अंदर फार्मूला यूनिट की तादाद पता चलेगी। अब कंफ्यूज करने के लिए इसको वो और ज़्यादा जो है वो पूछ लेता है कि चीज़ तो आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है लेकिन पूछ आपसे वो एटम लेता है। अब जैसे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहता है जी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, बताएं जी इसमें कार्बन एटम कितने। अब आप समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सबसे पहले आपने उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी, ठीक है। आप क्या करेंगे, 44 ग्राम उसने कहा है तो आप करते हैं जी मैस इन, यहाँ पे क्या आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की शक्ल में तो मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखेंगे। यहाँ मैस इन ग्राम कितना उसने कहा 44 ग्राम, 44 ग्राम यहाँ लिखेंगे, उस नीचे उसका मॉलिक्यूलर मैस आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस भी 44 ग्राम होता है, नीचे भी 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा तो Na आ जाएगा। अब जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर भी 44 नीचे भी 44 कट जाएंगे, आंसर Na आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। अब आपने बताना क्या है एटम, तो अब आपने उस मॉलिक्यूल को देखना है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का हो ना तो उसमें कार्बन के एटम कितने, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने, एक। तो अगर इतने मॉलिक्यूल हो तो उसमें कार्बन के एटम कितने होंगे, उतने ही होंगे, ठीक है। कार्बन का एटम तो हर एक मॉलिक्यूल में एक है ना, तो अगर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें कार्बन भी उतने ही होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम पूछता है तो आप ये कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 होते हैं, और अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो कार्बन डाइऑक्साइड के, तो इसमें जो ऑक्सीजन के एटम होंगे वो होंगे इससे डबल, मतलब डबल करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 है तो जितने मॉलिक्यूल हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम की तादाद आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसको लेंथी कर दिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से सुनेंगे और हर चीज़ को आपस में रिलेट करें जैसे मैंने किया है तो ये चीज़ जो है वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट में आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी किस्म का इसमें इशू होता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज के लिए इतना ही था। फीडबैक ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप इसका जो है वो मुझे दें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनका फ़ायदा हो सके। और फिर एक दफ़ा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।